नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको समास के बारे में बताऊंगा। समास किसे कहते हैं? विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम भाषा के माध्यम से संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अर्थ का विस्तार और अर्थ की गंभीरता अधिक हो। ये प्रत्येक भाषा की विशेषता होती है। जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है, उसमें हम कम शब्दों का इस्तेमाल करके अधिक अर्थ देने की कोशिश करते हैं। समास उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हम अनेक शब्दों को क्या करते हैं, संक्षिप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उसका संक्षिप्त करना। तो जब छोटा करते हैं, संक्षिप्त माने छोटा करते हैं, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द की संरचना होती है। उसे हम समस्त पद कहते हैं, उसे कहा जाता है समस्त पद। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पर आपके पास शब्द है राजा, ये का कारक चिन्ह लगा हुआ है, संबंध कारक, और दूसरा शब्द है पुत्र। समास की भाषा में है पद कहा जाता है। तो राजा का पुत्र, इसको संक्षिप्त करने के लिए हम का लोप कर देते हैं और एक नया शब्द निर्मित करते हैं, राजपुत्र। ये एक नया शब्द है। यहां पर हमने विभक्ति जो चिन्ह है यानी कारक चिन्ह है उसका लोप कर दिया, राजा का पुत्र बन गया। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि राजा का पुत्र राजा के महल से निकलकर जंगल की ओर जा रहा है, उसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि राजपुत्र राजमहल से निकलकर। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों का लोप करके, कुछ शब्दों को हटा करके नए समस्त पद बना देते हैं। समस्त पद में प्रायः दो पद होते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है। पहला पद कहलाता है पूर्व पद, यानी अगर हम इसी उदाहरण को लें, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर राजा पूर्व पद है। पूर्व माने प्रथम, पहला, तो ये प्रथम पद है, और पुत्र यहाँ पर दूसरा पद है, द्वितीय पद या उत्तर पद। उत्तर का अर्थ होता है बाद में, यानी ये पहला है और ये बाद का है, इसलिए उत्तर पद। तो आप इन दो शब्दों को याद रखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ये समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पर राजा प्रथम पद है यानी पूर्व पद, और पुत्र द्वितीय पद यानी उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के बना राजपुत्र। इसे हम दूसरे उदाहरण से भी देखेंगे। विद्या के लिए आलय, आलय माने भवन। विद्या के लिए जिस भवन का प्रयोग होता है उसके लिए कहा गया विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर जो संप्रदान कारक के जो कारक चिन्ह है के लिए, हम उसका लोप कर देंगे समास की संरचना में, समास बनाते समय, समस्त पद बनाते समय। तो इसका लोप करके क्या बनाया हमने, विद्या पूर्व पद, आलय उत्तर पद, और समस्त पद बना विद्यालय। यानी विद्यालय का भी वही अर्थ है जो हम इस टर्म का या इस शब्द का अर्थ लेते हैं, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। इसका भी वही अर्थ है। राजपुत्र का भी वही अर्थ है जो यहाँ पर राजा का पुत्र, इसका अर्थ है। तो इसमें पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की गुणों के आधार पर समास की संरचना में 6 भेद किए गए। अब मैं आपको उन 6 भेदों की व्याख्या करूंगा। समास के भेद, समास के 6 भेद। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर के समास का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, समास। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके समास बनाते हैं। इसी प्रकार जब हम उन शब्दों को अलग कर देते हैं, दो शब्दों के मेल से जो समास बना है, यानी समस्त पद की जो रचना हुई है, उसको अलग जब हम करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह माने होता है किसी चीज को अलग करना, विग्रह। तो समास को अलग करना, समस्त पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है।
समस्त पदों को यानी दो या दो से अधिक पदों को जोड़ना समास कहलाता है। पहला जो समास का भेद है मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। अव्ययीभाव समास, इसका जो पूर्व पद होता है, पहला पद अव्यय होता है, अविकारी शब्द। अव्यय मीन्स अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। दूसरा पद स्वतंत्र शब्द है जो उत्तर पद है। प्रथम पद जब दूसरे पद के साथ जुड़ करके नए शब्द की रचना करता है यानी समस्त पद को बनाता है, आमरण नया शब्द बन गया यहाँ पर, तो ये समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, अविकारी बन जाता है। आ पूर्व पद है, मरण शब्द में ये जुड़ा, ये उत्तर पद है, आमरण ये अविकारी शब्द बन गया, आमरण। दूसरा है भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद है और उत्तर पद, इन दोनों में से उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो नया शब्द बनता है पुस्तकालय, इसमें बना नया शब्द, यानी जिस समस्त पद की रचना होती है उसमें प्रमुखता उत्तर पद की होती है, बाद वाले की। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, पुस्तक के लिए आलय, तो पुस्तकालय जो नया शब्द है इसमें किस शब्द का अर्थ है, किसके लिए बात की जा रही है, यानी उस घर के लिए, ऐसे घर के लिए, ऐसे आलय के लिए जो पुस्तकों के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वो अधिक अर्थ लेके आगे बढ़ता है, इसलिए उत्तर पद प्रधान होता है पुस्तकालय, और जो बीच में कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है नए शब्द में। तीसरा आपका समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण का काम करता है और उत्तर पद विशेष कहलाता है, उत्तर पद विशेष। नीला है जो कमल, यहाँ पर नीला शब्द इस कमल की विशेषता बता रहा है। नया शब्द जो बना हमारे पास नील कमल, इसमें ये कैसा है कमल, किस रंग का है, कौन सा गुण है उसमें, तो नीला, यानी ये जो रंग का बोधक है ये गुणवाचक विशेषण का काम कर रहा है, तो नील कमल हो गया यहाँ पर। द्विग समास में भी आपका पहला जो पद है वह विशेषण होता है और जो दूसरा पद है वह विशेष होता है। प्रथम पद जो विशेषण है, आपने कर्मधारय में भी देखा कि विशेषण है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का भेद बदल जाता है। यहाँ संख्यावाची विशेषण, यानी द्विग समास में संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची शब्द महत्वपूर्ण, यानी संख्यावाची को छोड़ करके अन्य विशेषण कर्मधारय की विशेषता में आ जाते हैं, और द्विग समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। नया शब्द बना तीन फलों का समूह, ये चूंकि संख्यावाची है इसलिए इस तरह का भाव, समूह का या जुड़ने का भाव, जिसे हम समाहार भी बोलते हैं, दर्शाता है। तो नया शब्द बना त्रिफला, इसका भी अर्थ यही है कि तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जो दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में प्रथम पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और, अथवा, या इस तरह के चिन्ह लगे होते हैं, यानी कारक होते हैं, और ये दोनों ही पद प्रधान। जो नया शब्द बनता है यानी समस्त पद, उसमें कोई किसी को अर्थ नहीं देता, कोई किसी को सहयोग नहीं करता कि अपना अर्थ देकर के उसे प्रमुख बना दे, इसलिए उन्हें हम योजक के माध्यम से एक साथ जोड़ करके रख देते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पर योजक लगा दिया गया है, योजक चिन्ह, और उसके लिए कोई नया शब्द नहीं बना। माता पिता, भाई और बहन, दाल और रोटी, रात और दिन, तो यहाँ द्वंद्व समास से कहलाता है। बहुब्रीय समास, बहुब्रीय समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर नीला पहला पद है और कंठ यहाँ पर इसका उत्तर पद है। यहाँ आपने नीला विशेषण देखा था कर्मधारय समास में, नीला रंग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नीला विशेषण बनकर नहीं बल्कि इस तरह की विशेषता है कि नीला और कंठ यानी विशेषण और विशेष दोनों मिलकर के एक अन्य पद के लिए अर्थ देते हैं, तो अन्य पद प्रधान होता है।
जिसे हम कहते हैं कि दोनों पद अपना अर्थ खो करके एक तीसरे पद को अर्थ देते हैं। नीला है जिसका कंठ, किसका? तो ये रूढ़ हो जाता है शब्द, यानी किसी या तो प्राचीन समय में कोई व्यक्ति विशेष या कोई पद विशेष के लिए उसे हम फिक्स कर देते हैं, रूढ़ मान देते हैं। तो उस शिव के लिए, शंकर जी के लिए कहा गया कि उनका कंठ कैसा है? नीला, तो नीलकंठ। ये कोई पद भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष भी होता है, यानी ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये संक्षिप्त में समास की परिभाषा और उसके भेद, 6 भेद हैं। 6 भेद को किस तरह से उनकी व्याख्या की जा सकती है, ये समास का एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने था। धन्यवाद।